ये सिलसिला 5 से 7, 7 से 10 ये बढ़ता गया और धीरे धीरे करके हमारे 35 बच्चे हो गए। तो कितनी ये एक बड़ी मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट एक माहौल बनाने में हम ये कामयाब हुए हैं कि प्रवासी मज़दूरों के बच्चे भी बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और बिहार से आने वाले प्रवासी मज़दूरों के परिवारों के बच्चे गांधी स्कूल आप सब लोगों के साथ मिलके उस सहयोग से कुछ बच्चों का जरूर भविष्य बदलेगा, ये हमें यकीन है। और इसी के साथ हम रोज़ाना वो एनर्जी लेते हैं कि यदि किसी को अंधेरे की इस गर्त से निकाल के प्रकाश की ओर जाया जाए तो इसका बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लगभग 20 साल पहले गरीब माइग्रेंट्स बच्चों को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे अनेकों खुला है, एक पोल के ऊपर एक लाइट लगी हुई है, वहाँ पे बैठ जाते हैं। आपने वहाँ तो विजिट किया है हमारी और आपकी साझा विरासत है ये। नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि दुनिया को बदलने का सबसे बड़ा औजार शिक्षा ही है। शिक्षा, हाँ, तो हमने मतलब गांधी स्कूल भी बच्चों ने नाम अपने आप ही दिया। अकील जी गांधी देखो बहुत बड़े योद्धा थे, मतलब एकता के पैरोकार भी थे। सिंपल लाइफ थी, उन्होंने कहा जी अपना गांधी स्कूल है, गांधी स्कूल आओ मिल के चलें और उन कष्टों को, उन मुसीबतों को पार करें। इसलिए राह संघर्ष की हम सुने कि जिंदगी आंसू में नहाई ना हो, रात सहमी ना हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई ना। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के हमारे विशेष मेहमान है नरेश कुमार। नरेश जी को अक्सर जो लोग रोहतक में आसपास में जो लोग रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, यहाँ की खबरों को फॉलो करते हैं, वो इनको गांधी स्कूल के नाम से ज़रूर जानते होंगे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लगभग 20 साल पहले गरीब माइग्रेंट्स बच्चों को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे अनेकों बच्चों का जीवन ये बदल चुके हैं। आज नरेश जी अकेले नहीं हैं, समाज के और भी बुद्धिजीवी, जागरूक लोग, रिटायर्ड लोग, महिलाएं भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं और शिक्षा की अलख जगाने में अपना काम कर रही हैं। तो नरेश जी से आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने ऐसा क्यों किया और सबसे बड़ी बात चैलेंजेस के बारे में कि ऐसे माइग्रेंट्स बच्चों को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या उनके सुधार जो सॉल्यूशंस है वो हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है ये पॉडकास्ट स्टेट की अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज़, स्टेट गवर्नमेंट या और भी कहीं कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा हो जिनके लिए ये बच्चे प्रायोरिटी पर हैं। नरेश जी आपका स्वागत है। नमस्कार सत्सिंह जी, द हरियाणा टॉक्स ने मुझे ये मौका दिया आपसे बात करने का, इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से द हरियाणा टॉक्स का आभारी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि द हरियाणा टॉक्स जैसे एक पॉडकास्ट के एक प्लेटफॉर्म पे जो हरियाणा के ख़ास तौर पर युवाओं का, हरियाणा की जनता को जो एजुकेट ही नहीं करा बल्कि अनेक सवालों पे, अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पे उनकी जानकारी में वृद्धि कर रहा है और उनकी एक क्रिटिकल एनालिटिकल एक अप्रोच के साथ हमारे नौजवानों को एक बेहतर रास्ते पे और एक बेहतर पत्रकारिता में रुचि पैदा करने के प्रयास जारी हैं। मैं आपका सत्सिंह जी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे ये एक अच्छा मौका यहाँ पे आपसे बातचीत करने के लिए प्रदान किया। जी नरेश जी, आज हम जो आपसे बातचीत करेंगे ना, देखिए आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो दिखता सबको है लेकिन उस पर काम कोई नहीं करना चाहता। यानी कि ऐसे बच्चों पर काम जिनकी माँ बाप दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, दूसरों के घरों में कोठियों में पोछा लगाते हैं, शिविर का काम करते हैं। यानी कि उनके बच्चे शायद उनके पास समय नहीं है, जागरूकता नहीं है या लाइवलीहुड कमा ले, यही अपने आप में जीवन का सबसे बड़ा उनका चैलेंज रहता है। उनके बच्चों
आप शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, तो ये काम आप कब से कर रहे हैं? सत्सिंग जी, ये आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया कि आज के दौर में अपनी आजीविका कमाने के लिए सैकड़ों कोसों दूर चल के प्रवासी मजदूर यहाँ पे अपने हरियाणा में और ख़ास तौर पे एनसीआर का पूरा क्षेत्र, वो प्रवासी मजदूरों को आप पाओगे कि हर शहर में, यहाँ तक कि गांव में भी प्रवासी मजदूरों का एक बहुत साइजेबल आपको एक पॉपुलेशन मिलेगी। 2005 में 5 सितंबर की बात है, हमने एक ये शुरुआत की कि ये माइग्रेंट वर्कर्स, जिसको प्रवासी हम मजदूर बोलते हैं, और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और बिहार से आने वाले प्रवासी मजदूरों के परिवारों के बच्चे, 2005 की जब मैं शुरुआत की बात कह रहा हूँ, तो उस दौर में बहुत कम विद्यार्थी प्रवासी मजदूरों के स्कूल में जा पाते थे। ज़्यादातर 4-5 महीने यहाँ पे रहते थे मजदूर, 2-3 महीने अपने गांव में चले जाते थे। फिर उनकी धीरे धीरे करके उनकी जो वर्क साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट जिसको कहते हैं, वो बदल जाती थी। तो वो बच्चे ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास घूमते रहते थे या गलियों में घूमते रहते थे, क्योंकि प्रवासी मजदूरों की जो प्रायोरिटीज़ थी, जो प्राथमिकताएं, वो अपनी रोजी रोटी को लेके अपनी दिहाड़ी पे जाने की रहती है। तो वो सुबह ही उन बच्चों के लिए अपनी वो जो रोटी बना के रख जाते थे, वो बच्चे गलियों में घूमते रहते थे और कई बार वो कबाड़ बीनते रहते थे। दोपहर को वो अपना खाना वाना जैसा भी मिला वो खा के, और शाम को उनके माँ बाप आके उनको फिर खाना खिला देते थे। तो शिक्षा की तरफ उन बच्चों का रुझान बहुत कम था। ये यूँ कह सकते हैं कि उनके जो माँ बाप को ये वक्त ही नहीं था कि वो अपने बच्चों को स्कूल की तरफ भी उनका मुंह कर सके या उनको रजिस्टर करा सके। एक तो उनमें समझ की अपने आप में उसकी सीमाएं थी, दूसरी तरफ उनका जो दिहाड़ी है वो अपने आप में उनकी प्राथमिकता बन जाती थी। बाकी जो बच्चे हैं वो उनको उतना ध्यान नहीं दे पाते थे। इसलिए ये तय किया गया कि क्यों ना इन बच्चों में शिक्षा का जो काम है उसकी शुरुआत की जाए। सेक्टर 4 के हाउसिंग बोर्ड में 5 सितंबर 2005 की बात है, 3 प्रवासी मजदूर बच्चों के साथ ये काम शुरू किया। और इस शुरू करने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग एक कहानी है। आप कहो तो मैं थोड़ी सी जी बिल्कुल वक्त लूँगा आपका। आप मेरी तरफ देख सकते हैं जी। तो उसमें सत्सिंग जी एक 8 साल के बच्चे को एक कोठी बन रही थी वहाँ पे, इसको हुड्डा के प्लाटों में। तो उसकी पिटाई हो रही थी कि इस बच्चे ने हमारी टूटी उतार ली। मैं घूम के आ रहा था, साथ में रहता वहाँ सेक्टर 3 में। तो मैंने कहा कि भाई साहब, आप इस बच्चे को 2-3 आपने थप्पड़ भी मारे, इसके मम्मी पापा गिड़गिड़ा रहे हैं, आप ऐसे तो मत करो। टूटी इसने उतारी है नहीं उतारी ये आपको पता भी नहीं। तो उसने मेरे को बड़ा जलील किया। उसने कहा कि तेरे को क्या पता, ये हरामी होते हैं, ये चोर हैं और आप इनका फेवर कर रहे हो। माइग्रेंट कोई परिवार था उसका, जो उसमें 3-4 बच्चे वो खेल रहे थे गली में। उन्होंने कहा कि ये खेल रहे थे, वो तो कोई आया नहीं, सिर्फ गली में उनके घर के सामने वो खेल रहे थे, इसलिए उन बच्चों की पिटाई की जा रही थी कि आपने हमारी टूटी को चुरा लिया। फिर उसको वो सामने पुराने हाउसिंग बोर्ड में सेक्टर 4 में चौकी होती थी उस दौरान, फिर वहाँ भी उसको खींच के उसकी बाँह पकड़ के और उस तरफ ले जाने लगे। तो वो जैसे तैसे करके हमने उसको छुड़ाया। तो ये एक तो दृष्टिकोण, मतलब उसका ये देख के वो मुझे काफ़ी स्ट्राइक किया। और दूसरी बात ये थी कि क्यों ना इन बच्चों का, यदि इस तरह के ये ऐसे बच्चे जो 10-5 भी यदि मिल जाएं गली में और इनको स्कूल में भेजा जाए, तो ये निश्चित तौर पे और बाकी हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, उनकी तरह ये कामयाब हो सकते। फिर अगले दिन हमने ये प्रोग्राम ये शुरू किया। तो एक चौराया है सेक्टर 4 के हाउसिंग बोर्ड में,
उस चौराहे के ऊपर बैठ के, और 10 या 12 घर थे जिसमें गया, जिसमें 3 बच्चे मिले। और मुझे याद है उन 3 बच्चों के नाम थे सत्यनारायण, चूचू और अर्जुन। और एक 5 साल की लड़की जो चूचू थी, वो तो अपना एक बनियान सी पहने हुई थी, और एक अपनी कोई कापी लेके पुरानी, और एक हाथ में बिल्ली का बलूटने को मतलब ना वो अपने हाथ में लिए हुए आ रही थी वो। तो उनसे शुरू में बातचीत हुई, भाई आओ हम खेलेंगे, मैं घोड़ा बनूंगा तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। और उनको थोड़ा सा लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा, थोड़ा घोड़ा दौड़ा दौड़ा, हम ये गाएंगे। तो उनके साथ हमने बातचीत की और थोड़ा सा मजाक किया। एक दोस्ताना हमने उनके साथ वो बातचीत करके, और हमने कहा कि चलो आज 5 गिनेंगे, और कल 10 गिनेंगे, 15 गिनेंगे, और कंकर पत्थर साथ में से उठा के एक लेके आओ, 5 ये लेके आएगा, 2 ये लेके आएगा। ऐसे ही खेल खेल में हमने ये कोशिश की। तो फिर शाम के वक्त उन बच्चों से ये पूछा कि आपके आसपास कौन कौन और रहते हैं। उन्होंने ये बताया कि और भी बच्चे हैं यहाँ पे। हम उनके घर गए, हमने कहा कि इनको भेजा करो, हमने पढ़ाना शुरू किया है। अगले दिन 5 बच्चे आए। फिर ये सिलसिला 5 से 7, 7 से 10 ये बढ़ता गया, और धीरे धीरे करके हमारे 35 बच्चे हो गए। और हम 3 साल के करीब एक चौराहे पे उस पर लगातार ये पढ़ाते रहे। और धीरे धीरे शुरू में तो ये लगा कि बस ये ऐसे ही कोई ड्रामा सा भी हो सकता है कि ऐसे बहुत समाज सेवी आते हैं, मतलब जो थोड़े से दिन में चला जाएगा। लेकिन उस दिन के बाद से फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और बच्चे बढ़ते गए, और हमने काउंसलिंग करना शुरू किया, प्रवासी मज़दूरों के घरों में जाना शुरू किया, उनमें ये यकीन पैदा किया कि आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं, और यदि वहाँ भेजोगे आप इन बच्चों को पढ़ने के लिए तो वो सुरक्षित हैं। उनके भीतर ये यकीन पैदा किया, और यकीन पैदा करते करते फिर उन्होंने भी अपने बच्चों को यहाँ पे चौराहे पे भेजा। चौराहे पे पढ़ाते पढ़ाते जब 3 साल हो गए तो धीरे धीरे ये बात भी आई कि बच्चों की संख्या बढ़ गई। आसपास के 1-2 परिवार ऐसा भी था जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आप ये डिस्टर्बेंस कर रहे हो मास्टर जी, ये क्या फंड सा बना रखा है। ये भी कह देते। हमने कहा जी कोई बात नहीं, ये भी पढ़ लेंगे, आपके जो जैसे बच्चे हैं ऐसे ये बच्चे हैं। आप मैं हाथ जोड़ लेता, क्योंकि आपको ये काम करने के लिए विनम्र बनना पड़ता है, मतलब क्योंकि आपका सामाजिक काम आपको कोई चौराहे पे कर रहे हैं, आपको कोई आता जाता ये भी कह सकता है आगे वो देख लेंगे डीसी बना होगा क्या तू इनको, ऐसे भी कह देते थे, मतलब ये कह देते। फिर कोई बच्चा वो नाक साफ मान लेने तो इनका शनक भी निकाल रहा है, ये क्या मतलब हुआ। एक बच्चे ने पोटी कर दी, मैंने हाथ धो दिए उसके। उन्होंने कहा ये क्या मास्टर जी, ये नहीं चलेगा, ये तो इनको सिर पे बिठा रहा है। मतलब मैं एक ये कह रहा है कि ये ग्रेविटी थी कुछ इंडिविजुअल्स की, लेकिन बहुमत में वहाँ आसपास लोगों ने ये कहा कि ये ठीक काम है, और लोगों ने आना शुरू कर दिया। मास्टर जी किस चीज़ की ज़रूरत है, ये पेंसिल लो 10 कापी लो, एक दरी दिलवा दी। एक दिन उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे डॉक्टर स्मृति नंदा वहाँ से पता नहीं वो किसी ने बताया वहाँ से गुजर रही थी, वो आके बैठ गई बच्चों के बीच में। मुझे पता PGIMS में वो गायनी की हेड रही। हाँ, गायनी की हेड रही। हाँ, तो वो उन बच्चों के बीच में बैठी। उन्होंने कहा कि मैं तो डॉक्टर स्मृति नंदा, मुझे तो बाद में पता लगा, मैं जानता नहीं था। बहुत सिंपल उसमें उसने कहा कि मैं ये लाइट बड़ी लगवाऊंगी इस पे पोल पे ना। उन्होंने पोल पे बड़ी लाइट लगवा दी। फिर क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ गई बच्चों की धीरे धीरे, तो वो जो जिस चौराहे पे हम पढ़ाते थे जिसके कमरे के आगे, उनका वो जो मकान किराए पे दे रखा था वो बदल गया किराएदार। अच्छा। उसने कहा कि जी अब तो यहाँ से हटा लो, आप अपना और कहीं ले जाओ। फिर हम किसी दूसरे घर के सामने बैठने लगे। कुछ 3-4 महीने बाद फिर हो गया देता जी हमारा बदल गया, क्योंकि वो सादा वो जो इलाका है वो इलाका प्रवासी मज़दूरों के
परिवार रहते हैं, और आपको पता है अब कि है। हाउसिंग बोर्ड में हाँ, मैं आया हूँ वहाँ पे। जी आप आए हो। हाँ जी, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में स्टोरी भी आज कवर की है। जी हाँ जी, हाँ जी जी, आप को तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि सत्सिंह जी जैसे जो प्रतिबद्ध व्यक्ति हैं, उनकी तो ये जो बगिया है, जो 20 सालों के सफ़र में बहुत ही प्रासंगिक योगदान है आप साथियों का। फिर करते करते हमने एक पार्क है वहाँ पे, वो पार्क की चारदीवारी बन गई, और वहाँ पे एक पोल ऊंचा सा वो खड़ा हो गया, और उसमें ये जो लाइट है 3-4 जो बड़ी लाइट मतलब हो जाती है पार्कों में, आपने देखा होगा, एक पोल मतलब वो जो लंबा सा, और उसके वो कौन सी वो ये 3-4 तरह की मतलब जो चारों ओर जिसमें वो लाइट प्रॉपरली वो जो गिरती है नीचे, वो लाइट लगी उस पे पोल पे बड़े पे, फ्लड लाइट टाइप में। यस, फ्लड लाइट टाइप, मरकरी लाइट, मरकरी जिसको बोलते। तो फिर हमने ये शुरू कर दिया वहाँ पार्क में, मतलब तो उस पार्क में करते करते हमने 13 साल निकाल दिए उसमें ना, और उन 13 सालों में वहाँ आसपास एक वातावरण बन गया, और प्रवासी मज़दूरों में ख़ास तौर पे लड़कियों में वहाँ पर 9th-10th तक की मतलब क्लास की वो तक पहुँच गई लड़कियाँ, और अलग अलग जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग जो बेहतर इंसान मतलब अपने आप को वो ये मानते थे कि भाई हमें जाना चाहिए, मिलना चाहिए, ऐसे लोग जुड़ते चले गए उसमें। और फिर जो ज़रूरत थी उन बच्चों की कापी किताब की, पेंसिल की, कहीं दाखिले की, कहीं बैग की, तो हमने ये तय किया था कि हम काइंड में लेंगे। वो नैतिक बहुत बड़ा मतलब वो रहता था कि किसी का एक पैसा नहीं देना, और बिल्कुल काइंड में मतलब वो करना है। और वहाँ धूल उठती थी सत्संग जी, और उस धूल में मतलब ना कई बार तो मुझे अस्थमेटिक भी मतलब वो आ जाती थी। लेकिन फिर बाद में एक वो युवा लड़की आई दीपिका, साथ में ही रहती थी, NRS में पढ़ती थी, उसने भी आगे पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे हौसला होगा कि कुछ और लोग जुड़े। फिर जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने कहा कि अब भी इनकी जी छोटों की क्लास ले लेंगे। फिर मान लो कि आप जैसे कोई टीचर हैं या जो वॉलंटियरली जो सामाजिक तौर पे सोचते हैं कि भाई इस तरह में के कामों में तो कोई घंटा आधा घंटा निकाला जा सकता है, तो वो आना जाना शुरू हुआ। ये एक सिलसिला फिर ये बनता चला गया, और वो हर रोज़ हम एनर्जी लेके आते थे कि यदि किसी को अंधेरे की इस गर्त से निकाल के प्रकाश की ओर जाया जाए तो इसका बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। तो एक टर्न मतलब आता है 13 साल बाद, हमारे सामने चुनौतियाँ भी बढ़ती गई, साथ के साथ हमारे में एनर्जी भी बढ़ती गई, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रही। तो इसी दौरान जो बच्चे थे वो आते रहे वहाँ से शिक्षा प्राप्त करते रहे, क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन है, और वो क्योंकि माइग्रेंट है, कुछ महीने के लिए आए फिर वापस अपने घर चले गए, ये सिलसिला चलता रहा होगा। जी, 1900 के करीब बच्चे अब तक आ चुके हमारे इस 19.5 साल के अरसे में। अच्छा, कहाँ से आए हैं? तो वो ज़्यादातर जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में एक इलाका है मोहबा का इलाका, झांसी का इलाका, और प्रतापगढ़ है, टीकमगढ़ है एक इलाका, ये मध्य प्रदेश का ये लगता हुआ इलाका। उसके आप देखोगे कि ज़्यादातर हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में ज़्यादातर इस इलाके के लोग हैं। और बेगूसराय, बलिया, मधुबनी, दरभंगा, ये हमारा बिहार का इलाका है। इस इलाके के बिल्कुल एक आधे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, आधे बिहार से, मतलब, और उनमें ज़्यादातर बच्चों की जो माएँ हैं वो हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में मेड का काम करती हैं। कई विडोज़ हैं, कई वो जो बच्चे थे वो रैग पिकिंग का काम करते थे। हमने ये कोशिश की कि उनको भी यहाँ स्कूल के चारदीवारी के भीतर लाया जाए। सरकारी स्कूल में उनको दाखिला दिलवाना, सुबह शाम को 4 बजे ही मतलब उनको पार्क में इकट्ठा करके पढ़ाना। ये संभव क्यों हुआ? ये सत्संग जी संभव इसलिए हुआ कि पहले प्रवासी मज़दूरों में
बच्चे चले जाते थे, ड्रॉप आउट 90% था। 100 में से 90% बच्चे कुछ दिन बाद 13-14 साल की उम्र में वो बाल मजदूरी करने लग जाते थे और बाल विवाह की गर्त में, दलदल में वो चले जाते थे। हमने एक फिजा बदली, हमने एक माहौल बदल दिया कि शिक्षा एक ऐसा अचूक हथियार है जो आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, ये अपनी पीढ़ी बदल लेंगे और आप इनको भेजो। मैं आज ये कह सकता हूँ कि 83 ऐसी लड़कियाँ हैं जो 12वीं 10वीं पास करके जिन्होंने बाल विवाह का ये विरोध किया घर में कि हम शादी नहीं करेंगे, अभी हमारी पढ़ाई जारी रखेंगे। उनके अंदर ये विवेक और तर्क ये पैदा हुआ और करीब इतने ही लड़के उन्होंने अपने मम्मी पापा का पुश्तैनी काम करना था लड़के लड़कियों को, वहाँ से हटके अब वो अलग अलग जगह पे जब जा रहे हैं तो ये बड़ी खुशी की बात हमारे लिए है। और इसका सीधा गणना नहीं की जा सकती, कितने पास कितने फेल, कितने कामयाब कितने मतलब वो असफल। ये इसकी बजाय इसके जो सामाजिक सांस्कृतिक आयाम यदि हम इस पे देखें तो कितनी ये एक बड़ी मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट एक माहौल बनाने में हम ये कामयाब हुए हैं कि प्रवासी मज़दूरों के बच्चे भी बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं और वो अपनी पीढ़ी को बदल सकते हैं। और जो बाल विवाह बाल श्रम की जो दलदल है उससे निकल के एक सभ्य समाज और एक तर्क संगत मतलब एक विवेक पे आधारित अपने विचारों में बदलाव लाके अपनी पूरा का पूरा एक परिवार, आने वाली पीढ़ी उसको एक अलग दिशा दे सकते हैं। एक तो मेरा ये अनुभव है। 13 साल बाद जो मैं कह रहा था एक घटना घटती है और वो घटना ये होती है कि हमने 2 जगह शुरू किया। सेक्टर 5 में ये फायर स्टेशन के आसपास बिल्कुल कच्चा रास्ता था, वहाँ बिल्कुल रोड के किनारे हमने पार्ट 2 शुरू किया गांधी स्कूल। पार्ट 1 हमारा पहले से ही वहाँ चल रहा था। जब हम पहले 1.5 घंटा यहाँ पढ़ाते थे सेक्टर 5 में, ये पढ़ाने के बाद फिर हम जाते थे हाउसिंग बोर्ड में उस पार्क में पढ़ाने। तो एक घटना होती है कि एक सज्जन जिसको अतुल्यदीप जाखड़, अच्छा। वो कनाडा में अपना कोई छोटा मोटा रोज़गार करते, नौकरी करते हैं, मतलब वो आए हुए थे। वो और उनके दोस्त ने ये तय किया कि हम जाके अपने शहर रोहतक में मनु पेंट्स के नाम से उनका वो उसका भाई है वो, तो उन्होंने ये तय किया कि हम एक अनाथ बच्चों की एक छोटी सी संस्था बनाएंगे। तो वो कोर्ट में जाता था, 1 महीने के लिए कनाडा से यहाँ आया हुआ था। तो जब उसको ये पता लगा कि यहाँ के जो नियम हो कम से कम 30 बच्चे होने चाहिए, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। उनका आर्थिक स्थिति का अपना जो ढांचा था वो उस लेवल का नहीं था कि जिससे वो कर पाए। तो उसने उस दिन फाइनल करके भाई ये काम तो नहीं हो पाएगा हमारे से, मैं तो अपना वापस चला जाऊंगा। तो सेक्टर 4 एक्सटेंशन में जब वो आ रहा था अपने दोस्त वकील के साथ, हमारी क्लास का टाइम हुआ था। अच्छा। तो उसने कहा कि रोकना रोकना। उसने गाड़ी रोक दी, उसने वो उतर के गाड़ी में से और उसने कहा कि मैं अपने आप आ जाऊंगा घर। तो वो जो अतुल है वो आके उस क्लास में बैठ गया। तो वो पढ़ाने के बाद उसने कहा कि आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा एक जगह और पढ़ाना है। उन्होंने कहा मैं भी चलूँ। मैंने कहा स्वागत, आप तो रोज़ आया करो पढ़ाने। मुझे ये लगा कि बहुत अच्छा है, एक और मिल गया हमें। तो 3-4 दिन वो लगातार आता रहा। फिर उसने ये कहा कि बैठना चाहता हूँ आपके साथ। मैंने कहा कि आप तो रोज़ ही बैठते हैं मेरे साथ, तो चाय पियेंगे? मैंने कहा कि कहीं पी लो। तब उसने ये कहा कि इसको हम व्यवस्थित कर दें, तुम ये धूल फाँक रहे हो 12-13 साल से, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता तेरा। हाँ। तू भी मरेगा और ये बच्चे को भी मारेगा। उसने ये कहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो नैतिक व्यक्ति कर, ये जो तेरी एफिलिएशन और ये जो है ना, ये इनमें कुछ नहीं रखा। मैंने कहा भाई मतलब
ये जो पैसे वैसे वाला मामला, लोग कहेंगे ये मास्टर तो पैसे भी लेने लगा, हमने तो ये कहा निःशुल्क शिक्षा देंगे। उसने कहा तेरे को पैसे नहीं करेंगे, हम जो दोस्त हैं वो हम ये चाहते हैं कि तुम एक किराए पे 2 कमरे ले लो और वहाँ अलग अलग करके बिठाओगे तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा। मैंने 2-4 लोगों से जो वॉलंटियर उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि बात तो सही है। तो हमने सामने इस पार्क के एक 2 कमरे का मकान देखा, मतलब क्योंकि वो छोटे ही साइज़ थे उनके, बड़ी क्लास को वहाँ बिठाते, छोटे बच्चों को पार्क में बिठाते, आमने सामने था। तो 4 साल के करीब फिर हमने वहाँ पे मतलब ये किया। और अब वो धीरे धीरे वो जो सिलसिला जो दोनों जगह का पार्ट 1 और पार्ट 2, सेक्टर 5 में पार्ट 1 था गांधी स्कूल का, और हाउसिंग बोर्ड में दूसरा स्कूल था जो मतलब पुराने समय से चल रहा था। फिर ये हुआ कि हमें और हौसला बन गया, और क्योंकि ये सारे बच्चे कोई 9वीं में आ गया, कोई 10वीं में आ गया, कोई वो गीत गाने लगे कि पढ़ेंगे पढ़ाएंगे जीवन सफल बनाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम भी मास्टर बन जाएंगे, जहाज़ भी उड़ाएंगे, स्कूटर भी चलाएंगे, गांधी स्कूल जिंदाबाद, हम सब एक हैं। मतलब ये जो गीत गाते जब आते, और जब वो सारे आके छोटे छोटे बच्चे बोले हेलो सर, तो हेलो बेटा आ गया, मेरा चीनू मुनू आ गया, तो एक बॉन्ड बन जाता है आपका, मतलब ना वो जो बचपन के उसमें, और आपकी उसमें वैरायटी है यदि उनमें पढ़ने पढ़ाने में, तो वो जो बच्चे हैं वो जो स्कूल का खौफ ना वो करके वो एक एंजॉय करने का, मस्ती करने का, पढ़ने पढ़ाने का एक ऐसी जगह मान के चलते हैं। फिर उसकी नियमितता, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, तो बच्चे सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कर देते कि वहाँ ऐसा स्कूल है चलोगे, वो अपने आप ही मतलब बच्चों को वो शुरू कर दिया उन्होंने लेकर आना। तो ये इस तरीके से जब हमने ये तय किया कि ये बच्चे और भी आगे जा सकते हैं, फिर हमने 3 हम दोस्त हैं, एक परवीन काद्यान और ये अतुल और मैंने, हमने 15 लाख रुपए में 100 गज जगह खरीदी, 5-5 लाख रुपए में लाए। और ये सूर्या सोसाइटी की जगह है जी, ये जो फायर स्टेशन के जहाँ भी एग्जिस्टिंग है गांधी स्कूल, तो 3 कमरे सर वहाँ मतलब बनाए, और दोनों जगह की जो 2 क्लास लगती थी उसको इकट्ठा किया क्लब करके, और इन 3 कमरों में जो 9वीं 10वीं 11वीं तक के बच्चे आ जाते हैं, बाकी जो है वो वहाँ बाहर खुला है, एक पोल के ऊपर एक लाइट लगी हुई है, वहाँ पे बैठ जाते हैं। आपने वहाँ तो विजिट किया है, हमारी और आपकी साझा विरासत है ये। फिर यहाँ पे एक बड़ा इशू और एक चुनौती हमारे सामने ये आई कि इन बच्चों की जो 10वीं 11वीं 12वीं की जो स्टेज होती है, और जहाँ 70% लड़कियाँ हों और दूर दूर से आती हैं, सेक्टर 1 से भी मतलब लड़कियाँ आती है पढ़ने, साइकिल पे लेके आते हैं कई बार, मतलब ना उनको कि आज वो लड़के मिले थे जी, आज हमें मतलब वहाँ खड़े थे, मतलब वहाँ तो इस तरह की उन्होंने घटना बताई। साथ में जंगल था, कोई उनको मार पिटाई भी हो जाती है बच्चों की। फिर ये जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की निरंतर ये काउंसलिंग करना कि आपका 9वीं 10वीं 11वीं की स्टेज का बच्चा जो टीन एज होता है, 13 से 17-18 साल की उम्र के बीच का जो लड़के और लड़कियां हैं, उनके साथ डील करना एक अलग तरह की अपने आप में एक चुनौती तो वो रहती है। दूसरा, घर के स्तर के ऊपर आप उनके बीच में ये विश्वास पैदा कर सकें कि आपको इन बच्चों को पढ़ाई से बंद नहीं करवानी है, इनकी पढ़ाई इनको निरंतर भेजना है। इसके लिए उनके घरों में उनके साथ जुड़े बिना, उनमें एक विश्वास हासिल किए बिना, उनके साथ एक रेपो कायम किए बिना आप ये काम नहीं कर सकते। इसके लिए हमने ये किया, इस बीच में उनके घरों में जाते हम, रैलियाँ निकालते हैं गांधी स्कूल के बच्चे कि आप अपने बच्चों को गांधी स्कूल में भेजिए। और सिर्फ गांधी स्कूल में भेजने से ये काम नहीं बनेगा, हम उनको उनकी मीटिंग करते हैं उनके पेरेंट्स के साथ, और हम ये कहते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है। हम ये जो तसले ढोते हैं, हमारी ये मजदूरी जो लिख भी नहीं पाते, हम ये जो जनरल डिब्बे में जाके बैठते हैं, हमारे पैसे छीन लिए जाते हैं, हमें बार बार किसी को ठगी का शिकार होना पड़ता है क्योंकि हमें शिक्षा दीक्षा नहीं है। आप कम से कम अपनी जो ये बच्चों की पीढ़ी है, इसको इस शोषण की जो चक्के इससे निकाल सकते हैं।
तो उनको ये समझ में भी आई। जो बार बार घर जाते थे वो स्थायी रूप से यहाँ रहने लगे। उनको ये लगा कि हमारे बच्चों में बदलाव है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक मतलब ये पहुँच सकते हैं। और ना ही वो सिर्फ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक पहुँचे हैं, हमने 2 स्तर पे जो काम किया सत्संग जी, एक तो ये है कि उनके घरों में नियमित आना जाना, और आप घरों से सिर्फ नमस्ते करके आप उनके साथ नहीं जुड़ सकते। हमने ये पाया कि उनके मम्मी पापा का जो पिछड़ापन है, उनके जो सवाल हैं, आप एक के कमरे में 3-3 मतलब 4-4 मतलब वो हैं, बाथरूम साझा हैं, पानी की दिक्कत है, और बच्चे मतलब जाते हैं मोबाइल लेके मतलब उस पर वो जुटे रहते हैं। तो जिस तरह का पिछड़ापन है, बच्चों को देखने का दृष्टिकोण है और शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण है, उससे निजात पाना मतलब उनको काउंसलिंग करके उनके साथ लगातार वो जो जाड़े उतारना अज्ञानता के पिछड़ेपन के, एक तो वो काम हमने शुरू किया। दूसरा ये है कि उनकी समस्याओं के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। उनके लिए ये जो प्राइवेट हेल्थ की जो दुकान है, एक तो बहुत बड़ी मतलब समस्या ये है उनको मेडिकल की ओर मोड़ना कि आपको कोई, आप ये देखिए, मैंने कहा बेटा कहाँ था, उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी बीमार हो गई सर। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? वो पानी चढ़ा है, उसको पानी चढ़ा मतलब उसको ग्लूकोज की बोतल लगी है मतलब, और वहाँ शिला बाईपास पे लगी है, सेक्टर 1 में थी वहाँ लगी है, कैंप में मतलब वो लगी है। तो आज ठीक है, वो निश्चित तौर पर ग्लूकोज जब चढ़ेगा तो आप थोड़ी परमानेंट रिलीफ तो आपको मिल नहीं पाएगा। फिर उनको ये कहना कि आप मेडिकल में जाइए, वहाँ आपका ठीक इलाज होगा, अच्छे डॉक्टर हैं, और आपका ये इसके साथ ये भी चुनौती आपको मतलब उसके लिए पढ़ाई का महत्व समझाना, ये भी चुनौती। उनकी जो इश्यूज आ जाते हैं मतलब मेड्स के, तो ख़ास तौर पे कई बार ऐसा है कि वो गांव में चले जाते हैं, उनका काम छूट जाता है, तो आपको हर तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको मेडिकल में भी लेके जाते हैं उनको, रात को भी मतलब किसी का फ़ोन आ जाता, मास्टर जी हमारे ये हो गया, तो मतलब दाखिल करवाना। कुछ डॉक्टर हैं, डॉक्टर परवीन मल्होत्रा है तो वो कहते हैं कि हमारे दरवाजे मतलब ना खुले रहते हैं। ऐसे डॉक्टर अपने ये रवि मोहन कह देते हैं भाई भेज दिया करो बच्चों को ना। ऐसे डॉक्टर नीरजा हैं, उन्होंने सर ऐसे बेहतरीन और जो श्रेष्ठ मूल्यों के इंसान हैं, उन्होंने मतलब जैसे जब से साथ जुड़े वो ज़्यादा ही एक मतलब ना एक एनर्जाइज हुए हम, और उन बच्चों को आगे की राह भी दिखाई दी। डॉक्टर नीरजा अलावत ने ये कहा कि कोविड के दौरान हम सब एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी से गुजर रहे हैं, और इन बच्चों के प्रवासी जो परिवार हैं, इनमें भगदड़ मची हुई है, और लोग रेलवे ट्रैक पे मतलब ऐसी घटनाएं आ रही हैं, और मतलब उनके पास खाने का दवाई वो नहीं है। उन्होंने ये कहा, एक मिस्टर अग्रवाल थे, राज अग्रवाल, उन्होंने भी यही कहा कि आप इनके घरों में जाइए और इनके लिए जो राहत सामग्री है, खाद्यान्न सामग्री है, तेल, चीनी, दाल, चावल और दवाई, इन विद्यार्थियों ने, आप ये पता नहीं मतलब यकीन कर पाओगे या नहीं, लेकिन जब लोग अपने घरों में तालाबंद करके बैठे हुए थे, वो किसी की छाया भी पड़ने को मतलब ये मानते थे कि दूर से कम मतलब गुजरना चाहिए, तो ये विद्यार्थी साइकिल उठा के पैकेट बना के दाल चावल चीनी के पूरे 1 साल तक उन परिवारों को हमने राशन दिया, और उनको ये समझाया कि बाहर जाओगे तो निश्चित तौर पे ज़्यादा नुकसान होगा, यहाँ रहो, हम आपके साथ हैं। और बेहतरीन मतलब जो इंसान है, उन्होंने हमें सप्लाई किया चावल, तेल, चीनी, और इन विद्यार्थियों को, हमारे किसी को मतलब हमें कोरोना तो हुआ, लेकिन हम कोरोना से मतलब इतनी हमारे बड़ी त्रासदी नहीं हुई, ना ही हमारे उन परिवारों में हुई, और ना ही हम जो रोज़ाना घूमते थे, इवन कि हमारे अपने भी मतलब मैं ये कहूँ कि वो कहते दूर दूर हो जाओ, कोरोना तुम सारा दिन वहाँ घूमते हो, मतलब
मैं ये कह रहा हूँ कि लोग हमें मतलब दूर से ही देख के मतलब वो घुस जाते थे, दरवाज़ा नहीं खोलते थे, और हम मतलब वहाँ पे उसमें निरंतरता में मतलब जाते थे। लेकिन हमें आज इस बात का हमें बड़ा सुखद एहसास है कि इस अभियान के ज़रिए, क्योंकि अंधकार जो है वो सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे एक अचूक हथियार है। नेल्सन मंडेला ने यह कहा था कि दुनिया को बदलने का सबसे बड़ा औजार शिक्षा ही है। शिक्षा। हाँ, तो हमने मतलब गांधी स्कूल भी बच्चों ने नाम अपने आप ही दिया कि जी गांधी देखो बहुत बड़े योद्धा थे, मतलब एकता के पैरोकार भी थे, सिंपल लाइफ थी। उन्होंने कहा जी अपना गांधी स्कूल है, गांधी स्कूल है। तो हम तमाम जो श्रेष्ठ मूल्यों की जो पूरी दुनिया भर में भी, यहाँ भी भगत सिंह हो, डॉक्टर अंबेडकर हों, चाहे लाजपत राय हों, जो फ्रीडम मूवमेंट की लीगेसी है, और जो हम ये चाहते हैं कि जो प्रतिबद्धता के साथ यदि कोई काम किया जाए, उसके लिए आपको छोड़ना बहुत पड़ता है। आपको 24 आवर्स, जैसे मैं यही बच्चों के साथ रहता हूँ, दिन और रात इनको अरेंज करना, इनके लिए टीचर अरेंज करना, इनके लिए किताबें, कापियाँ, पेंसिल, इनके लिए बैग, मतलब ये हम फ्री अवेलेबल करवाते हैं। और इसमें अनेक मतलब जो बेहतरीन नागरिक हैं वो मतलब खुल के मतलब हम जो कहते हैं तो आ जाते हैं और वो मदद करते हैं। अच्छा नरेश जी, कोई भावुक पल आया कि किसी बच्चे को पढ़ा करके आप भूल गए, क्योंकि आपका काम तो जो आया है उसको चमका दो, उसको शिक्षा दो, उसको जो भी ज़रूरत है कापी किताब, और फिर कभी कोई लौट के आया और कहा जी मैं तो यहाँ से ये सीख के गया था और आज मैं एक ठीक ठाक उस पर, मतलब मुझे जीवन की एक राह मिल गई है। सत्सिंह जी, हमारे 3 विद्यार्थी ग्रामीण डाक सेवा में अभी 1.5 साल पहले नौकरी मिल गई उनको, सरकारी नौकरी। वो जो कोरोना काल में जो 10वीं पास हुए उनको नंबर 100% मिले थे, आपको याद हो। उनमें एक बहुत ही मेहनती और होनहार विद्यार्थी है जिसका नाम सकरुद्दीन। उसके पिताजी यहाँ लकड़ी का काम करते हैं हाउसिंग बोर्ड में। मैं एक बार उनके घर भी गया था। आप उनके घर भी गए थे सकरुद्दीन। जब सकरुद्दीन को ये जो अब उसको ये पता लगा कि 10वीं क्लास के विद्यार्थियों ने 74 से 84% के बीच में 6 विद्यार्थियों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं, तो उसका फ़ोन आया। उसने कहा कि सर आप वो देखना अपना व्हाट्सएप। उसने 1500 रुपये भेजे और उसकी तनख्वाह है 15,000 रुपये। मैंने कहा ये क्या क्या सकरू तूने? चिट्ठी भेजता है सर। अच्छा, मेरे छोटे भाई बहनों के नाम चिट्ठी भेजता है। कहाँ पोस्टिंग है? वो छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश। अच्छा, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। हाँ जी। वहाँ से 1500 रुपये और 1500 रुपये और चिट्ठी भेजी। उसने ये कहा कि तुम खूब मेहनत करो, मेरी मजबूरियाँ थी, मैं आगे नहीं मतलब बढ़ पाया, ये जो प्लेटफार्म इसका खूब फ़ायदा उठाओ, और ये 1500 रुपये मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। जब ये इस तरह की घटनाएं मतलब जो होती है तो निश्चित तौर पर हमें मतलब मैं तो कई बार वो इमोशनल होने की भी बात होती है। देखो तुम बनो। तो ये जो अब 3 बच्चे हमारे बीटेक कर रहे हैं सर। अच्छा, गांधी स्कूल से। ये उन्हीं के बच्चे हैं जो माइग्रेंट्स के, जिनके मम्मी पापा जैसे कोई और काम करते हैं, चाहे कोई प्लम्बर का करता है, सीवर का करता है, जिनकी मम्मी कोठियों में जैसे झाड़ू पोछा बर्तन करती है, उन्हीं के बच्चे होंगे ये? बिल्कुल सर। सत्सिंह जी, ये वो बच्चे हैं। 3 लड़कियां नर्सिंग कर रही हैं, 6 बच्चे NRS कॉलेज में ऑनर्स कर रहे हैं सर। अच्छा, ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। और 3 विद्यार्थी जिसमें राज 4th सेमेस्टर है MDU में सर, बीटेक कर रहा है सर। एक वो जो लड़की जिसकी मतलब ना 29 मिलियन, और वो तो मैं तो ये मानता हूँ कि वो बहुत बड़ा एक माध्यम बना सत्सिंह जी उसके, कि आपने एक बेहतरीन एक स्टोरी हमने मतलब ना उस स्टोरी से ट्वीट किया, HRD मिनिस्टर के पास गया, फिर डालमिया जी ने स्पॉन्सर्ड किया वो बीटेक करके। मतलब वो ना एक फुटपाथ से निकल के किस तरह से एक बच्चे को एक
प्लेटफार्म मिल जाता है। इसी तरीके से एक पूजा लड़की है जो चौकीदारा भी करती है, और वो भी आप स्टोरी लोगों कवर ने की वो थी। स्टोरी कवर की थी। और उस लड़की ने 90% मार्क्स के साथ, अब वो नर्सिंग सेकेंड ईयर में हो गई, और उसको 6th क्लास में उसकी शादी करना वो जिक्र शुरू किया था। तो वो कई बार वो स्टेटस पे लगाया, मैंने कहा अब तो मेरा नाम हटा दे भाई तुम बोली नहीं नहीं सर, मैं उसको भूल नहीं सकती अपने गांधी स्कूल को, और मैं आज ये नर्सिंग और ये जो कर पा रही हूँ, तो ये प्लेटफार्म मिला इसलिए कर पा रही हूँ। लेकिन हम ये मानते हैं सर, ये अंधेरे से उजाले की ओर जाने में, इसमें अनेक प्रतिबद्ध सरोकार रखने वाले अनेक नागरिकों के योगदान के बिना ये संभव नहीं था। और ये जो बाल विवाह से, बाल श्रम से निकल के जो लड़कियां जो आज कह रही हैं कि हम मतलब सब मिल के जब वो गीत गाती हैं ऐसे कि आओ मिल के चलें, और उन कष्टों को, उन मुसीबतों को पार करें, इसलिए राह संघर्ष की हम सुने कि ज़िंदगी आंसू में नहाई ना हो, रात सहमी ना हो, रात हो ना डरी, भोर की आँख फिर डबाई ना हो, इसलिए राह संघर्ष की हम सुने। जो स्ट्रगल है, मुझे ये लगता है कि वो जो संघर्ष है, उसकी जो तपिश है, वो उन विद्यार्थियों को एक सर्व समावेशी एक नागरिक के तौर पे वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे का रास्ता देख रहे हैं। वो बराबरी के लिए, समानता के लिए, हमारे आज़ादी के मूल्यों के लिए, बेहतर शिक्षा में गुणवत्ता, इसके लिए वो कुछ ठीक से समझ पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रयास ना सही, लेकिन कुछ सिलसिला तो ज़रूर आगे बढ़ा है। नरेश जी, मैंने एक चीज़ और फ़र्क देखा है, जो बच्चे गांधी स्कूल में पढ़ते हैं और जो आम घरों के बच्चे, चाहे हमारे बच्चे भी हैं, गांधी स्कूल के जो भी बच्चे हैं ना, जिन्होंने जो भी कामयाबी हासिल की है या जो पढ़ाई करें, बहुत ही हम्बल और मतलब बाकी सभी के प्रति बड़ा ही सम्मान रखने वाले बच्चे होते हैं। अब जो हमारे आम परिवारों के बच्चे, चाहे हमारे बच्चे क्यों ना हो, तो वो हम्बलनेस उनके अंदर नहीं है। वो जो टोन और वो जो चीज़ है ना, जो गांधी स्कूल वाले बच्चों में ना, वो नहीं है। ये सही है? ये बिल्कुल आपने ना बहुत ही बुनियादी बात कही है सत सिंह जी। मुझे ये लगता है कि इसके पीछे एक जो पृष्ठभूमि है, वो एक महत्वपूर्ण कारक है। और हमारे जैसे परिवारों में जो उपलब्ध है उनको तमाम सारी सुविधाएं, मतलब हम उनकी ये जो ईगो है वो उतनी टेस्ट नहीं होती। लेकिन इन बच्चों को रोज़ाना जो थपेड़े हैं, रोजी रोटी के थपेड़े हैं, उनको मम्मी पापा की जो स्थितियां हैं उनकी जो सुनते हैं रोज़ाना, और एक पक्ष तो वो है। दूसरा मुझे लगता है कि ये गांधी स्कूल में आते हुए जो कॉन्फिडेंस उनमें हम देख पा रहे हैं, और जिस हम्बल एटीट्यूड के साथ मतलब वो पेश आते हैं, तो वो आप सब लोगों का जो एक बेहतरीन जो व्यक्तित्व के धनी है, वो जो सामाजिक सरोकारों के धनी, वो वहाँ से भी सीखते हैं बच्चे। और जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, उस पृष्ठभूमि में जो संघर्षों से निकल के मुझे लगता है कि कोई भी इंसान मतलब बेहतर रास्ते की ओर जाता है, ऐसा मेरा मतलब। एक और चीज़ नरेश जी, आप ने जो गांधी स्कूल है ना, वो एक ब्रिज बन गया है, क्योंकि आपके पास जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग एज ग्रुप होता है, अलग अलग क्लास के होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं। आप उनको एक एजुकेशन देते हैं, लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन है, जैसे 10वीं के अगर उसको
पास करनी है तो वो तो एक फॉर्मल स्कूल में होगी। तो एक तरह से आप ब्रिज बन गए हैं, यानी कि उन जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो गांधी स्कूल के अंदर वो आएँ और वहाँ उनको काफ़ी किताबी रिसोर्सेज मैनेजमेंट होगी। फिर जिन लोगों की आप बातचीत करें कि इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, वो भी उनके साथ कनेक्ट हो गई, फिर एक स्ट्रक्चर भी है वहाँ पर, फिर आपका सारा सपोर्ट मिल गया। लेकिन जब आप उनको सरकारी स्कूल में कराते हैं, जैसे कोई मध्य प्रदेश से, कोई असम से है, अब उसके पास डॉक्यूमेंट्स तो पूरे नहीं हैं, अब उनको स्कूल में जब आप कराते हैं तो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है एडमिशन्स का जब दौर शुरू होता है तब? आपने सर असल में जो कहते हैं ना कि दुखती रग पे हाथ रख दिया। मतलब हम सबसे बड़ी इन समस्याओं से जो जूझ रहे हैं वो ये है कि सरकारी स्कूलों में ख़ास तौर पे प्रवासी परिवारों के बच्चों की दाखिला प्रक्रिया में जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, वो ज़रूरी दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जन्म तिथि, यदि कोई बाहर से आया तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें अनिवार्य है। सरकारी स्कूलों का ये कहना है कि जो सरकार का पोर्टल है जिस पे रजिस्ट्रेशन होता है, उस पे ये चीज़ें आपको जमा करनी पड़ेंगी, तब आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा। हमने इस समस्या को उठाते हुए हमारे सीएम साहब को भी लिखा और हमने अखबारों के माध्यम से भी कोशिश की, सोशल मीडिया के माध्यम से भी। सरकारी स्कूलों में भी मैं जाता हूँ, वहाँ भी कई बार नाखुशगवार स्थिति बन जाती है। हम जब ये कहते हैं कि जी राइट टू एजुकेशन के तहत ही कर लो इनके एडमिशन, ठीक बात है, तो कम से कम वो तो आपके पास कानून हो। तो हमने डीओ और यहाँ पर शिक्षा अधिकारियों से भी मिले, तो सरकार की तरफ से एक ये चिट्ठी आ गई कि ऑफलाइन रजिस्टर भी कर दो। आजकल दाखिले ऑनलाइन होते हैं, तो ऑफलाइन का मतलब ये है कि आपका नाम एक रजिस्टर में लिखा जाएगा अलग से, लेकिन आपको वो कागज़ ज़रूर पूरे करवाने होंगे। मतलब वो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं किया, आपका दाखिला नहीं माना आप जाएगा। शोर ना मचाओ, एक बार के लिए स्टॉप का अरेंजमेंट दे दिया। वो एक बार फौरी तौर पे लोग इसके ऊपर बोले नारियों सोचेंगे कि हल निकल गया है, लेकिन इसके अंदर तथ्य क्या है? सच्चाई ये है कि ड्रॉप आउट का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इन प्रवासी मज़दूरों पे या रेहड़ी पटरी वाले जो बच्चे आते हैं, स्थानीय बच्चे भी हमारे पास आते हैं, उनमें ज़्यादातर जो समस्या है आज अपने जो ये दस्तावेज जुटाना, परिवार पहचान पत्र बाहर वालों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। झोपड़ी में बच्चे पैदा होते, कमरों में बच्चे पैदा होते, उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट का होना बहुत बड़ी मतलब मुश्किल बात है। उनके लिए एफिडेविट बनाना बहुत मुश्किल बात है। उनके जो नामों में करेक्शन होना, कास्ट सर्टिफिकेट और बैंक की कॉपी, आप इतनी चीज़ें हैं कि आप कहीं बाहर कहीं विदेश में पढ़ने जाते हो, ये कागज़ तो वहाँ पर मतलब इतनी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आप ये कहते हैं कि शिक्षा एक अनिवार्य है, कानून बन गया है कि हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, लेकिन इतनी सारी बाधाएं लगा दी। इन बाधाओं को जब हम बातचीत करते हैं तो ये कहते हैं कि जी हम क्या करें, तो सरकार का मामला, वो पोर्टल है, वो पोर्टल बोलता है, वो मांगता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमने ये सुझाव दिया कि जितनी भी ये बाधाएं, एक स्कूल में प्रशासन ये तय कर ले कि इनकी जो दुरुस्ती है वो दुरुस्ती हम करेंगे इनके कागज़ों में, जिसके पास नहीं है उसके बना देंगे। कईयों के पास सिर्फ फोटोकॉपी है, उसका वो रिकॉर्ड नहीं है उनके पास, उसका रेजुलेशन हो जाए। हमने इतनी बार मतलब ना वो कह दिया कि रिक्वेस्ट की कि आप स्कूलों में ये अरेंजमेंट करो ताकि इन बच्चों को एक पढ़ने का अधिकार, वो तो पूरी दुनिया में कोई कहीं का बच्चा उसको होना चाहिए, लेकिन इतना हताश करने वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक दिहाड़ीदार मजदूर अपने बच्चे के दाखिले के लिए ना तो उसको तहसील का पता, ना उसको मतलब वो अटॉर्नी जनरल उसका वो जो मोहर लगवाते हैं वो एक एफिडेविट बनवा के, ना उसका पता, और ना ही परिवार पहचान पत्र
मतलब टेम्परेरी उसका वो बनता है, वो कहाँ से जनरेट होगा, वो स्पेलिंग गलत हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें बैंक में जाओगे तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आपको कोई सबूत देना पड़ेगा जब आपकी कॉपी खुल सकती है। कास्ट सर्टिफिकेट ये कहते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप पटवारी से लिखवा के जाओ, आप पटवारी और एमसी से लिखवा के जाओ, वो कहेंगे कि आप कहाँ रहते हो, आप मकान मालिक से लिखवा के लाओ, मकान मालिक से फिर वो कहेंगे कि कम से कम इतना समय चाहिए, वो लिख के देगा मकान मालिक। तो ये जो सारी प्रक्रिया ये पूरी करने में कहीं ना कहीं स्मूथली तो चलता नहीं, अपने भाई एक काम है और उसकी जिम्मेदारी ले लें फटाफट हो जाए, लेकिन 3-4 दिन में हताश होके इन मज़दूर परिवारों के जो बच्चों के माँ बाप हैं वो घर बैठ जाते हैं, फिर वो आखिर में उसका ड्रॉप आउट हो जाता है। हमने जो ये कोशिश की है, ये कोशिश की है कि हम जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको कोशिश करके सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाते हैं। खुद भी जाना पड़ता है उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए। हम ये डीसी ऑफिस भी जाते हैं, वहाँ पर मतलब परिवार पहचान पत्र जहाँ बनते हैं वहाँ भी उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि जी ये करो। तो लेकिन एक सीमाएं होती है एक व्यक्ति की, आप पूरे सिस्टम को नहीं बदल सकते, चेंज नहीं कर सकते, कुछ चुनिंदा लोगों को आप ये कर सकते हो। हमने तो ये किया कि ये ड्रॉप आउट रुका, ये बच्चे 100% ड्रॉप आउट हो जाता, सत्सिंग जी मैं ये कह रहा हूँ 90% तो ज़रूरी हो जाता, 10% बच्चे रहते। एक फ़ायदा जो हुआ है कि गांधी स्कूल में 4 बजे से 8:30 बजे तक 4.5 घंटे हर विषय की पढ़ाई करवाई जाती है, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस आया। उनमें बेहतरीन शिक्षक आते हैं जो रिटायर्ड हैं और जो अच्छे मतलब ओहदों पे रहे हुए हैं, जिनको जानकारी है, इसलिए उन बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया कि हम पढ़ सकते हैं। वो जो ड्रॉप आउट, क्योंकि सरकारी स्कूलों का मतलब आपको, क्योंकि टीचर्स ही जब आप बात करते हैं कि वो अनेक को दूसरे कामों में भी उलझाए रखते हैं उनको, तो उनको पढ़ाई का और उन बच्चों के ऊपर भी पूरा ध्यान नहीं जा पाता कई बार। तो यहाँ गांधी स्कूल में नियमित रूप से पढ़ने से उन बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आया है, मेरिट में भी आए हैं, ड्रॉप आउट भी रुका है। पहले बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं गांधी स्कूल में, 11वीं 12वीं 10वीं वाले पहले पढ़ाएंगे प्राइमरी विंग को, और फिर उनको पढ़ाने अलग अलग टीचर्स आएंगे। ये एक हमने एक मैनेजमेंट एक हमारी है, क्योंकि कोई एडिड नहीं है, ये सारा ही मतलब जन सहयोग कंट्रीब्यूशन से ही है, जन सहयोग से ही मतलब ये जो चलता है। और उसमें वो तमाम सारे मतलब उनमें एक लिस्ट है जो 20-25 ऐसे जो नागरिक हैं जो बेहतरीन सरोकारों के सामाजिक कंसर्न जो रखते हैं, वो निश्चित तौर पे उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाता। नरेश जी, वैसे तो बातें बहुत सारी हैं पर चूँकि सीमा है, मैं बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि गांधी स्कूल को लेकर के आपका भविष्य में क्या योजना है? अभी कोई बहुत ही सुविचारी तर वो तो नहीं है, एक जुटे हुए हैं, और हमें ये लगता है कि कम से कम जीवन में 100, 50, 20, 30 यदि हम किसी बच्चे की ज़िंदगी को बेहतर बना पाएँ, उसको अज्ञान के अंधेरे से निकाल के प्रकाश की ओर ले जा पाएँ, वो जो आने वाली पीढ़ियाँ उनमें शिक्षा का एक नया संचार होगा, एक वो बहुत ही सुंदर नागरिक बनेंगे और एक शिक्षित नागरिक बनेंगे। मुझे लगता है कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कोई बहुत मेरी ऐसी आकांक्षाएं नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वो कर पाऊँगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं जितना भी कर पाया, थोड़ा भी कर पाया, कुछ बच्चों का भविष्य, कुछ बच्चों को ये जो दलदल है मतलब जो अज्ञानता की, अनपढ़ता की, गांधी स्कूल आप सब लोगों के साथ मिलके उस सहयोग से कुछ बच्चों का ज़रूर भविष्य बदलेगा, ये हमें यकीन है। और इसी के साथ हम रोज़ाना वो एनर्जी लेते हैं, वो हमें प्रेरित करती है। ये जब आप जैसे इंसान जब ये कहते हैं कि ये अच्छा काम है, वो जो ये अच्छा काम कहना, ये हमें कई दिन के लिए ऊर्जा से भर देता है।
अच्छा नरेश जी, आप पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं इस काम से, 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन। आपकी पर्सनल लाइफ को प्रभावित नहीं किया इसने? सर उठा पटक चलती रहती है, पारिवारिक भी, सामाजिक जो है उसमें निश्चित तौर पर बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है। आप मतलब जो अपनी कोई रिश्तेदारी है, आपकी कोई कोई बाहर आप आ जा नहीं सकते, आप कहीं और कोई अपनी व्यस्तता, स्कूल प्रायोरिटी रहता है, और वो स्कूल इसलिए चला हुआ, इसलिए संडे वाले दिन भी जो बच्चे जब आते हैं गीत गाते हुए, उसके लिए बुनियादी बात है कि आपके सतत प्रयास, प्रतिबद्ध प्रयास होंगे, तभी ये इस तरह का जो स्कूल है, जो इनफॉर्मल आप जिसको कह सकते हैं, वो सरवाइव कर सकता है। आप बहुत कैजुअल होके या लापरवाही में या नॉन सीरियसनेस के साथ ये काम नहीं कर सकते। नरेश जी, आपको अपना सब कुछ इसमें आहुति डालनी पड़ेगी। आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, पारिवारिक लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी सामाजिक और वो रिश्ते हैं वो भी आपको निश्चित तौर पर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम किन मूल्यों के लिए काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि उसके एवज में आप एक बड़े विकल्प के लिए यदि सोचते हैं, समझते हैं, और बड़े लोगों मतलब यदि 100 बच्चों की ज़िंदगी बन जाए, 200 लोगों की मतलब ज़िंदगी बन जाए, तो हमारा एक जो बच्चा है, 2 बच्चे हैं, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं मतलब वो मध्यम वर्गीय एक पृष्ठभूमि है, वो करेंगे सर्वाइव। लेकिन वो करेंगे तो वो ज़्यादा बड़े फलक पर मतलब वो बात सामने आएगी, मैं ऐसा सा मानता हूँ। नरेश जी, शाम को 4 बजते ही आप कहीं भी हो, आप गांधी स्कूल में पहुंच जाते। क्या कभी ऐसा समय आया कि आपके लिए बड़ा मुश्किल था कि आज तो शाम को 4 बजे मैं गांधी स्कूल कैसे जाऊं, लेकिन फिर भी आप गए? सर मेरे इस बीच में पिछले 5 सालों में मेरे पेरेंट्स, मम्मी और पापा, और मेरे 2 भाई और 1 भाभी, उनकी 3 की तो असामयिक निधन हुआ। और मम्मी पापा चलो वो उम्र-दराज थे, लेकिन मैंने अपने परिवार वालों को भी, घर में बड़ा परिवार है, गांव में सीसर खास मेरा गांव है मैम के पास। जो ही मुझे ये लगता था कि बच्चे बाहर खड़े होंगे, मुझे वो गेट नज़र आता है गांधी स्कूल का, जब बच्चे अपने बैग लेके 3:30 बजे आना शुरू कर देते हैं, और 4 बजे उनको ये है कि सर आने वाले हैं, मास्टर जी आने वाले हैं। और मैंने ये कहा जब वो खरड़ पे बैठते हैं कि आप जानते हैं कि मैंने अब ये 3 बजे तक मैं आपके साथ बैठा हूँ, और मुझे पौना घंटा वहाँ तक पहुँचने में भी लगेगा, तो और मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि आप इस पर बुरा ना मानें, परिवार के और बाकी लोग रहेंगे, और मैंने कोई ऐसा दिन नहीं, मैंने एब्सेंट नहीं हुआ। परिवार वालों ने भी कहा कि ठीक है तुम जाओ स्कूल में। लेकिन कई बार ये होता ऐसा है कि आपके द्वंद्व चलता रहता है कि ये करूँ या वो करूँ, लेकिन मेरी हमेशा प्राथमिकता ये रही है कि ये यदि काम बाकी लोग यदि संभाल लेंगे तो उन बच्चों के साथ किसी तरह का मेरी एब्सेंट के कारण उनको छुट्टी करनी पड़े 100 बच्चों को, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसी ओड परिस्थितियों में भी मैंने ये दुस्साहस कह सकते हैं आप, ये मैंने ठीक किया गलत किया ये नहीं, लेकिन मैं बच्चों के पक्ष में और गांधी स्कूल के पक्ष में मेरी प्राथमिकता रही है, मेरी पक्षधरता रही है। उनकी जो मेहनत और उनकी जो ज़िंदगी है उनके पेरेंट्स की और उन बच्चों की, जब बाकी देखते हैं कि ये पहली पीढ़ी है गांधी स्कूल में पढ़ने वालों की जो 10वीं कर रही है, 12वीं कर रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पढ़ रही है, नर्सिंग कर रही है, और वो जो बच्चे हैं जब वो जाते हैं स्कूल में फिर वो कोचिंग करवाते हैं, उनकी कोचिंग में जो कई अच्छे इंसान हैं वो हमारे को मतलब ना इन बच्चों को अकोमोडेट कर लेते हैं,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यदि पढ़ाओगे तो वैसे तो 1 लाख रुपए के करीब उनकी तीनों सब्जेक्ट की फीस हो जाती है। तो यहाँ अच्छे इंसान हैं 3, यहाँ जो मतलब ये जो दीपक अरोड़ा सर और वो बजाज सर, उन्होंने कहा कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं, वो आते भी हैं। और ये जो बच्चे हैं ये अपनी साइकिल उठाते हैं सर, और साइकिल उठा के ये पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद शाम को फिर यहाँ पे गांधी स्कूल आते हैं। तो बीटेक कर रहे हैं वो भी आते हैं। तो ये एक मतलब ये बड़ा सुकून मिलता है, और ये निश्चित तौर पर इसको आगे ले जाने में जिस ढंग की ज़रूरतें हैं, इसको बड़े फलक पे भी किया जा सकता है, 4-5 जगह और खोला जा सकता है। तकरीबन 40-45 हज़ार की आबादी हमारे, क्योंकि हर मध्यम वर्ग घरों में आप देखोगे कि मेड आपको ज़्यादातर प्रवासी मिलेंगे, जी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में ज़्यादातर प्रवासी मिलेंगे, अब तो एग्रीकल्चर में धान में आगे ज़्यादातर प्रवासी मिलेंगे। तो एक बड़ी आबादी, और उसके अनुपात में यहाँ पर जो शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, वो अभी शिक्षा के विस्तार की ज़रूरत है, निवेश की ज़रूरत है इसमें, शिक्षा में इसकी गुणवत्ता की ज़रूरत है। सर आप ये देखिए कि हमारे यहाँ रोहतक में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या मॉडल टाउन में, एक गांधी कैंप में, एक पुराने बस स्टैंड के पास। आप इस दिल्ली बाईपास से जब आप इस तरफ की आबादी देखोगे, यहाँ पे कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। अब ये देखो सर, कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं, ये बच्चे कहाँ जाए? मतलब कितनी लड़कियों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे ही, जो ये कह रहे थे, कई दिन से स्कॉलरशिप नहीं मिलती, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलती। तो जो चौतरफा जो ये जो चुनौतियाँ हैं, और उनमें जितना मतलब तो आज मैं इतना अच्छा द हरियाणा टॉक्स पे हमें ये मौका मिला, और ख़ास तौर पर इस सवाल के ऊपर, और ऐसे अनेक जो मुद्दे हैं जो हरियाणा की जनता से जुड़े हुए हैं, उनमें द हरियाणा टॉक्स का एक जो योगदान है वो लोग उसमें बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं हार्दिक धन्यवादी हूँ द हरियाणा टॉक्स का, क्योंकि मुझे ये मौका मिला और ऐसे विषय के ऊपर ये एक सार्थक बातचीत की, और उम्मीद करता हूँ कि द हरियाणा टॉक्स हरियाणा में अनेक मुद्दों के ऊपर एक नए हरियाणा